तो जयशंकर जी ने एक बड़ा क्लियर सा डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया वहां पर कि यार हम एक्टिवली कोई डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे। इससे एक दो पहलू निकलते हैं कि देखिए यार, अगर आप अपनी औकात में रहेंगे, अपने हद में रहेंगे, तो हम ठीक है डॉलर को इतना टारगेट नहीं करेंगे। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, am I authorized to talk to Jaishankar also and convey you are ready if they stop? I say yes. जो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है और उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है, उनके खुद बयान है कि हम खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को एक इंटरव्यू दिया। इसमें वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितना पीटा और पाकिस्तान कैसे झुका। पाकिस्तान के पास तो सर सीरीज ऑफ वाकयात ऐसा है कि जिसके अंदर हमें भी मुतालबा करना चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ करें। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया, तो बात यह कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा। यहां पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप या अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस का रोल था। क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वो इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? यहाँ पे भारत सरकार अभी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वेरिएंट बना रही है, जिसको बोला जाता है ब्रह्मोस एनजी। कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए। बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है भैया, ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी है। आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद भाग जाओ यहां से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए। इस मर्तबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यूएई के प्रिंस फैजल और पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इशाक डार, उसके बारे में यहाँ उन दोनों की बात हो रही है कि उन दोनों ने चर्चा की और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब किस टाइप की मिन्नतें पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उसमें कितने एयरबेसिस जो थे उसके गिराए गए। अगर मतलब पाकिस्तानी अगर कोई क्लेम करता है तो उनको पहले दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है। जैसे हमारे एनएसए ने कहा था जी डोवाल सर ने कि नॉट अ सिंगल पिक्चर दे आर हैविंग, कि जिससे वो दिखा सके कि भाई इंडिया के अंदर इतना नुकसान हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान के नुकसान की बात करो तो बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पर जिसको ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ रही है और जो पाकिस्तानी आर्मी या फिर कहीं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो एक प्रोपोगेंडा चल रहा था, अब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए सच्चाई छिपती नहीं है। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए हैं। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ईरान के एक प्रमुख जनरल और वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन और उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक यूज किया तो पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है वो यूज करेगा इजराइल के ऊपर। अब इस बयान से एक तरह से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। आप ये सोचिए, जैसे ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की घंटियां बजने लग गई है। इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि हम तो ईरान को मिसाइल्स भी नहीं दे रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आपने एक चीज देखा है कि कल ईरान ने सारे मुस्लिम देशों को याद किया था। वो बोल रहे थे कि हमको एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। अब ईरान क्या है, सब जगह से अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जाके सबसे संधि करके आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में,
क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे जिस आदमी को, आसिफ मुनीर को स्टेट गेस्ट के जरिए जैसे पब्लिसाइज किया था कि आर्मी डे पे बुलाया गया है, अचानक आपने देखा है कि व्हाइट हाउस ने बोल दिया हमने उसको नहीं बुलाया। तो एक तरह से पाकिस्तान जो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि वो मुस्लिम देशों का, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है वो एक इस्लामिक बॉम्ब है, वो एक तरह से धरा का धरा रह गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब सब सारे थे अमेरिकन बॉम्ब जो पाकिस्तान में स्टोर करके रखे थे और पाकिस्तान सब जगह अपनी धौसपट्टी जमा रहा था। अब ईरान भी टेस्ट करना चाहता था ये चीज कि पाकिस्तान सच में उसके साथ खड़ा है या सिर्फ एक लिप सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है ईरान और पाकिस्तान के बीच में भले ही वो दोनों इस्लामिक उम्मा से आते हैं पर दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशंस है। और आपको ये भी मालूम है कि अब एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन स्पाइस घूम रहे हैं और एक तरह से ईरान के अंदर जो भी इंटेलिजेंस वो गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा से वो इसराइल को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इसराइल के हेल्प कर रहा है और सडनली ये स्टेटमेंट आया तो अमेरिका नाराज हो गया, आसिफ मुनीर को बोल दिया कि आप हमारे आर्मी परेड में नहीं आ सकते और उसको कहीं ना कहीं जाके बैठा दिया है। उमेश जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अलग अलग तरह की बड़बोली सी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट ईरान को दी ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने न्यूक वेपन्स में ईरान की मदद की है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगेगा। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान के नेता डर गए हैं, उनको भी लग रहा है कि उनका हाल भी वो 20 कमांडरों जैसा ना हो जिनको कि कितने प्रिसाइज तरीके से मारा गया है, वो जो वैज्ञानिक 8-10 मरे हैं उनको भी कैसे टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टेटमेंट से। अरे इतना डर बैठ गया है कि अभी इरानियन ऑफिशियल सीधा रशिया भाग रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको भी निपटाने की बात हो गई थी, वो तो ट्रम्प बीच में आ गए, नहीं तो मोसाद उसको भी निपटा देता। और आपने देखा है कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया ही है। और आज ईरान के पास 60% एनरिचमेंट आ गया है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रॉ यूरेनियम जो है हम ऐसे ही डाल के मिसाइल में डाल के छोड़ देंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर लग गया कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब उन्होंने हुती या हिजबुल्लाह को दे दिया तो ये तो इसराइल के ऊपर छोड़ देंगे। ईरान बोलेगा हम तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट फोर्स है, जैसे पाकिस्तान यूज करता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, ईरान यूज करता है हिजबुल्लाह और हुती को। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ईरान ने ये चाल खेली है, ताकि उनके बीच में इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कोवर्ट अलायंस है वो एक्सपोज हो जाए। और एक तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, इसमें आपने देखा है। उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है जिसको कि इजराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं,
क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा, और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द टू मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे। जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है, और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। हम अभी देखें रिसेंटली जो एक चला था टीआरएफ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा गया कि जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर उनको लेके जाया गया। यहाँ पर जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो है, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जो होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या टीआरएफ और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाह हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बड़ी वाहवाह हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शेरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए, और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो थे न्यूयॉर्क में बता रहे थे कि शेरी रहमान जो थी वो 3-4 घंटे की इस एक्टिविटी के बाद, सोशल मिलन के बाद गुची के बैग ढूंढने निकल जाती थी, ठीक है, और उनको एक बैग पसंद आता था वो लेकर आती थी, अगले दिन वो बैग रिप्लेस करवाने के लिए उसी स्टोर के ऊपर पहुंची होती थी। तो ये आपका पार्लियामानी वक्त कर रहा था। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की और आईएसपीआर की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारत के मामले पर अपना मौकफ कामयाबी से रखा, तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था, तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, तो ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब हाफिज सईद वगैरह के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा? इसको अंग्रेजी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है। लेकिन इस इलाके में इंडिया को उसकी रीजनल हेजेमनी को चेक करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को एक बख्शू के तौर पर रखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस रीजन में आलमी ताकतों की आशीर्वाद के ऊपर वो ये सब कुछ करती है। वो इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मिलिट्री का इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे, तब तक इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है। आरजू, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या ये सब कुछ इतना आसान? और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, अब वो उन्होंने एक शर्त लगा दी है। यार ये क्या कह सकते हैं? तो जब ये इन इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले, तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूँ, कि पहले तो वो जो जैश ए मोहम्मद है, पहले तो उन्हें बैन करो। चीजें बैकफायर करती हैं। ये कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उस एरिया को टेक ओवर करने की ये कोशिश करते हैं। 1400 सालों से यही चल रहा है। आईएमएफ क्या कर रहा है?
अब IMF उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर हम हमेशा आके जब इनसे कोई चीज मांगते हैं तो ये फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे। तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को यह जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर, ये असल हमारी प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान का कोई भी मंत्री अगर कहीं पर भी जाता है और उसकी किसी भी क्षेत्र में बात होती है, या फिर मान लीजिए IMF से बात होती है, या फिर किसी भी तरीके की बात होती है, तो अब इंटरनेशनल जो लॉबी है या फिर कि इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस है वो सब यही पहले क्वेश्चन करते हैं कि भाई सबसे पहले ना आप जो ये आतंकवाद वाली सिचुएशन करते हो ना उसको सबसे पहले बंद कर दो, क्योंकि आपका पैसा जो हम आपको देते हैं, चाहे वो कोई कंट्री दे दे या फिर कहे कि IMF जैसी संस्था दे दे, अब होता यह है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग वहाँ चली जाती है, मतलब आतंकवादी संगठनों के पास। अब ऊपर से ISI और ये पाकिस्तानी आर्मी भी उसमें से पैसा खा लेती है। अब जो भी हो, लेकिन आए दिन अब सारे कंट्रीज या फिर सारी संस्थाएं अब कहने के लिए मजबूर हो चुकी है कि भाई सबसे पहले आप अपना ये जो पूरा तामझाम फैला कर रखा है उसको बंद करो और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो, तब जाकर कुछ होगा। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ये कल कुछ कांग्रेचुलर मेंबर्स से मिले हैं, मगर ये आसान नहीं होता मिलना, चीजें बैकफायर करती हैं जो की गई। एक तो जब ये इस कांग्रेचुलर कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश-ए-मोहम्मद है जिसने डैनियल पर्ल को, जो इन्हीं का कंस्टिट्यूएंट था, कहता है उसने जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, पहले तो उन्हें बैन करो, और फिर जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो बाकी अक़लियतों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियों के साथ हो रहा है, उसको सही करो और अपना जो है अपना घर पहले सही करो। तो ब्रैड शर्मन वो ये साहब हैं, दिस गाय who Bilawal met. This is this guy Brad Sherman right here, right next to Khurram Dastagir. This guy, old white guy in the middle. ये है ब्रैड शर्मन जिसने बिलावल को मीटिंग करके बातें सुनाई है, और फिर बाद में सिंध में भी बिलावल को बातें सुनाई है। ये इनकी मीटिंग हुई, मगर फिर सिंध में लोगों को जो उठाया जा रहा है, वाटर राइट्स का जो क्राइसिस है, अगवा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, सिंध में भी एक ह्यूमन राइट्स क्रैकडाउन चल रहा है, उस पर भी ब्रैड शर्मन ने वॉशिंगटन में बैठ के बिलावल को बातें सुनाई। कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को यह जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद जमानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन, और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी, मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज़ फिर से आती हैं
मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूंगा। वो ना सिर्फ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक-एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के आवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अनलाइक पाकिस्तान जहां पे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं, नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूँगा कि वो बार बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 ईयर्स। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहाँ के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर लाके बिठाए हैं। उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया। जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो सवाल ही हो गया ना। ये बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है, ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहां पर चलती हैं। इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं।
तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है। इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पता नहीं पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें कैसे चलने लगती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि इजराइल आने वाले दिनों में पाकिस्तान का पड़ोसी हो जाए। और अब ये कैसे बात हो रही है ज़रा सुनिए। उनका कहना ये है कि ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और वहाँ पर यूएस की फेवर वाली, और यूएस की फेवर वाली सरकार मतलब इजराइल की फेवर वाली सरकार, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के डायरेक्टली फुटप्रिंट जो है वो ईरान के अंदर हो जाएंगे और उसके बाद वो जो पाकिस्तान से साथ करना चाहे वो कर सकते हैं। वैसे देखिए, एक थियरी है ये, और ये थियरी है तो है, मतलब कोई भी अगर थियरी है तो उसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए खुमैनी वाली अगर गवर्नमेंट अगर आप देखो, उससे पहले वाली गवर्नमेंट देखो, तो यूएस के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट थी, यूएस के सपोर्ट से ही चलती थी। और अभी भी हो सकता है, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है, थियरी है तो हो सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस करते करते, मतलब पाकिस्तानियों के पास वैसे तो कोई काम है नहीं, इस टाइप का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान। हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखिए, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी, एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलूचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलूचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस, बलूचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलूचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे।
ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज़ आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। वहाँ से उन्होंने पहुँचना था पाकिस्तान। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज़ साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग, तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल ख़रीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था, फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल ख़रीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। जी हाँ, वो ऐसा नोबेल इनाम के लिए हमने उनको नामज़द कर दिया कि अब वो हमारे गले पड़